नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हरियाणा में सीटी का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल, अश्रु ग्रंथि, थायराइड या अग्नाशय? तो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। और यहाँ पर जो माना गया ऑप्शन सी को माना गया है, अग्नाशय को। यह ग्रंथि अंतःस्रावी इसलिए है क्योंकि यह कई प्रकार के जो पदार्थों का स्रावण सीधे रक्त में करती है। और बहिःस्रावी इसलिए है क्योंकि यह पित्त तथा अग्नाशय रस का स्रावण नलिकाओं के माध्यम से करती है। तो इसलिए इसको अंतः भी और बाह्य भी माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? चीनी मिट्टी, कोर्डम, टैल्क या जिप्सम में? तो कैल्शियम विद्यमान होता है, जो ऑप्शन है सी वाला, जिप्सम। रासायनिक सूत्र कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो CaS। CaSO4 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक, एंथ्रोपोजेनिक, शहरी या आधुनिक पर्यावरण? तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, और इसको जो कहा जाएगा ये है ऑप्शन बी वाला, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो इसको कहा जाता है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस, मेथिली, मरकरी, गुलाब का पौधा या सूरजमुखी का पुष्प? तो कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? और इनमें से जो उदाहरण है ये ऑप्शन ए वाला है। कौन सा है? ये लाइकेंस है। जब कवक और शैवाल सहजीविता में निवास करते हैं तो इसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक होते हैं, और जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ये नष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के सूचक हैं। उसके बाद है यहाँ पर सूची आई है, 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है। तो यहाँ पर कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और स्थिति दी गई है, तो इनका मिलान करना है। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा बनेगा ए वाला। तो 4, 1, 2 और 3 को मिलान करके देख लेते हैं। तो तालचेर ये उड़ीसा में है, और किस पर है? महानदी घाटी पर। और जो कर्णपुरा है ये झारखंड में है, दामोदर घाटी। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है, और किस पे है? सोन घाटी पर। सिंगरेनी ये तेलंगाना में है, और किस पर है? गोदावरी घाटी पर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। तो ये कोयला क्षेत्र और जो स्थिति है। उसके बाद इनमें से कौन सी एक चोटी भारत में स्थित नहीं है? गुरला, मंदाता, नामचा, कोमेट या नंग पर्वत? तो एक चोटी भारत में नहीं है, जो ऑप्शन ए में है, गुरला, नामधाता। नामचा बारवा ये भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें है, और 1756 मीटर जो है मानी गई है। और नंगा पर्वत यह है 8126 मीटर, जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर है। और ये कामेत आ जाए, या तो कामेट आ जाए या फिर कामेत आ जाए, कामेत।
यह 7756 मीटर, 7756 मीटर उत्तराखंड में है ये। और गुरला मंदाता यह तिब्बती क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए जो है इसको यहाँ पर माना गया है, तिब्बती क्षेत्र है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी, घग्गर या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ऊपरी मार्ग में मीठा जल है और नीचे खारा है। और ये जो उदाहरण है लूनी नदी के हैं। और लूनी नदी कहाँ पर है? तो राजस्थान में अरावली की जो पुष्कर घाटी है वहाँ से उत्पन्न होती है। और इस नदी के ऊपरी प्रवाह में मीठा जल और नीचे खारा जल होता है। और कच्छ का जो रण है वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद है यहाँ पर भी सोचिए जो है 1 को 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पर राजवंश है और साथ में राजधानी है, तो इसका मिलान करना है। और मिलान करने में देख लेते हैं तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला ये बनेगा 2, 3, 4 और 1। तो पल्लव राजवंश इनका संबंध किससे है? कांची से माना गया है। पांड्या जो राजवंश है इनका संबंध मदुरा से माना गया है। यादव वंश का संबंध देवगिरी से है। और काकतीय का संबंध जो है वारंगल से माना गया है। उसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ के उदय सिंह या गुजरात के मुजफ्फर शाह। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाले हैं भाटा के राजा थे रामचंद्र सिंह। तो तानसेन जो है इनका जो वास्तविक नाम है ये था रामतनु पांडे। और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर के पूर्व उसको गुजरात के मुजफ्फर शाह ने संरक्षण दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो गरीबी रेखा से नीचे के लिए इनमें से कौन से कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए यहाँ पर एक सम्मिलित नहीं है। और जो है ऑप्शन सी वाले महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। उसके बाद है विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किन को हराया था? तो विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल में किसको हराया था? कैरोलिना मारिन, ताई जुइंग, नाजोमी ओकुहारा या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनमें जो थी ये ऑप्शन सी वाली थी नोजोमी ओकुहारा। उसके बाद है माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है? लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम का। तो माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है और इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है? जो ऑप्शन ए में है लौह तत्व का, जिसमें ये और होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो लौह तत्व इसमें नहीं होता है। उसके बाद है मणिपुर पहाड़ियों का घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है? सरोवरीय मैदान, लोएस मैदान, हिमनदीय मैदान या जलोढ़ मैदान का। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? जो है ऑप्शन ए में सरोवरीय मैदान का। तो मणिपुर क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और राजधानी मणिपुर की है इम्फाल। और मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरोवर मैदान है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग निवास करते हैं।
उसके बाद है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 1950 से अपनाया गया है। तो कब से इसको अपनाया गया है, या कोट वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है कि ना तो इसमें 1 है और न ही 2 है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क पर आधारित है, क्योंकि कनिष्क के समय में इसको जारी किया गया था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। तो ये शक संवत या 78 ईस्वी से है, कनिष्क के समय से। उसके बाद है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो जब ये चंद्रयान 2 अंतरिक्ष को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के द्वारा जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण का प्रयोग किया गया था, तो इनमें से कौन सा था, M1, 2, 8 या M4। और ये जो था इनमें ऑप्शन ए वाला था, M1, GSLV Mk3 M1। और प्रक्षेपण ये हुआ था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई 2019 को। और इससे पहले जो ये चंद्रयान 1 जो था इसको इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए मेमोरी में लिखे गए डेटा या निर्देश का कंटेंट रखता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस, इंडेक्स रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये जो रजिस्टर मेमोरी है इसको रजिस्टर भी कहा जाता है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है और रजिस्टर मेमोरी का साइज 16, 32 और 64 बिट का होता है। उसके बाद है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ये हुई थी, तो ये किस वर्ष में हुई थी, 1941, 40, 37 या 1935 में। और इसमें है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो आरबीआई अधिनियम जो था 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आरबीआई का जो लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से प्रेरित है, जिस पर बाघ व ताड़ का वृक्ष अंकित है। उसके बाद है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो 4840 वर्ग गज। उसके बाद है निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। तो इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, आईपी का पता, कंप्यूटर वर्क ग्रुप या उपयुक्त सभी। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है वर्क ग्रुप का नाम, जबकि आईपी एड्रेस और कंप्यूटर का नाम ये अद्वितीय होता है। उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल्स को किस नाम से ये सेव होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली फाइल, डॉस में, पीएमटी में, डॉट एक्सेल्स में, एक्सएमएल में। तो ये जितने भी हैं सारे अलग अलग प्रकार हैं फाइल के सेव होने के। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके अलग अलग ये फाइल फॉर्मेट बनते हैं। तो ये जो आया है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, डॉट एक्सेल, ये इस फॉर्मेट में बनते हैं, डॉट XLS में। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो उसका नाम है ये। और अब हम यहाँ पर जो हमारी रीजनिंग जो है उसके जो क्वेश्चन है उनको हम कर लेते हैं।
जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से है, उसी प्रकार सूखे का संबंध इनमें से बताना है। मूल्यवान कीमती होता है, ऐसे ही सूखा खेत नम निर्जल या खुरदरा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी से, निर्जल से। जैसे मूल्यवान कीमती, ऐसे सूखा निर्जल, जल से रहित जो होता है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद, माँ। तो कौन सा काम यहाँ पर सबसे पहले होगा, कौन सा सबसे बाद में होगा? भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद, माँ। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहला काम क्या होगा? बच्चा होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा होगा, ना तो रो सकेगा। रोने काम भी बाद में होता है, भूख भी बाद में लगी, पहले बच्चा होगा। तो 4 नंबर आप देख सकते हैं कि इसमें सारों में है। उसके बाद क्या होगा? बच्चे को क्या लगेगी? भूख लगेगी। तो एक देख सकते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इसमें नहीं है, ये तो नहीं है। उसके बाद भूख लगेगी, और उसके बाद क्या है? उसकी बच्चा होगा, भूख लगेगी, और वो क्या करेगा? रोएगा। रोने के बाद क्या है? उसकी माँ आएगी, बच्चे को दूध देगी, और बच्चा सो जाएगा। तो इस क्रम में फिर ये बनेगा, जो ऑप्शन बी में है। आप इसको या देख लेना। उसके बाद है, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। चिन्ह एन के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? ये जो एन है, इसके स्थान पर। यहाँ पर एग्जाम में, कुछ एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्या दी गई होती है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। तो ये जो एंड जो है, ये वाला चिन्ह इसके स्थान पर, और इनके स्थान पर जो यहाँ पर आएगा, जो ऑप्शन बी में है, तो ये हैशटैग जो होता है ये आएगा। नेक्स्ट है, किसी कोट भाषा में जो इन्फॉर्मेटिव है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी को कोट भाषा में जो सुपरफिशियल जो है, इसको कैसे लिखा जाएगा? और इनका जो क्रम है, ये जो शब्द है, इसी के नीचे आप इसको लिख कर देख लें। तो इसमें जो क्रम है वो कैसे बन रहा है? तो इसमें तो बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो जैसे ये इन्फॉर्मेटिव आया है, इसको आप संख्या कर ले या आधा कर ले। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं, तो इसको आप जो है आधा आधा बांट लें ऐसे। तो ये बीच में है एम। अब क्या है, यहाँ से ही क्रम बदल रहा है। आर यहाँ पर आएगा, और आई ये यहाँ पर आएगा। मतलब जैसे ये यहाँ पर है आई एन एफ ओ आर एम एम ए टी आई वी ई, तो इसी के नीचे आप ही लिख लो आर ओ एफ एन आई एल ई वी आई टी ए। तो इस प्रकार से जो आप इसको लिख लो, और फिर आप जो इसका इनको अक्षरों को बांट लो, यहाँ से फिर ऐसे जाओ, हो जाएगा। आई ये एन है, ये एफ है, ये ओ है। तो इस क्रम में जाए यहाँ पर ये बट रहे हैं। ये ई है, ये बी है, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस प्रकार क्रम में जाए बट रहे हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित आखिरी श्रृंखला में आने वाली अगली श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इससे आगे की श्रृंखला जो है, इसमें कौन सी वाली बनेगी? तो एक जो यहाँ पर खाना जो है, उससे आप देख सकते हैं अगले कैसी बनेगी इसमें। तो जैसे ये एक है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है, यह नेक्स्ट है। तो इसमें यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ है, और नीचे चला गया। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ, उसके बाद नीचे आ गया। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर एक क्रम जो चल रहा है, इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा? इससे आगे बनेगा सी वाला।
क्योंकि ये जो श्रृंखला जो दी गई इसमें काला भाग क्या है, 1, 2, 3 और 4 खाने दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहे हैं, और सफ़ेद बिंदु 1, 2, 3 और 4 खाने वामवर्त दिशा में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो ऐसे घूम रहे हैं और एक ये ऐसे घूम रहे हैं। उसके बाद है निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, इनमें से चिन्ह बदलने होंगे, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बनेगा डी वाला। तो जमा और भाग जो है ये आपने बदलना होगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान जो शब्द है वो आपने इसमें बताना है कि अलग कौन सा है। जैसे नाक होता है, गला है, कान है या आंखें हैं, और इनमें जो अलग है ऑप्शन बी वाला है। नाक, कान, आंखें ये अलग है और गला अलग है, क्योंकि सारे चेहरे के भाग है ये अलग है। उसके बाद है यहाँ पर ए बी का अर्थ ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, गुणा का अर्थ ए बी की पुत्री है और भाग का अर्थ ए बी का पिता है। तो ये कुछ संख्याएं हैं। तो टी का पी से संबंध बताना है कौन से वाला है। और इस क्वेश्चन को जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो ऑप्शन डी वाला इसमें बनेगा। तो क्या बनेगा इसका, नाना जा यहाँ पर ये बनेगा। उसके बाद है आसमा और उसके दादा की वर्तमान आयु का योग 80 है। 10 साल के बाद आसमा की उम्र अपने दादा की उम्र से 127 होगी, तो आसमा की वर्तमान आयु कितनी है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपने मान लेने हैं। तो माना आसमा की वर्तमान आयु कितनी होगी, x होगी, और आसमा के दादा की वर्तमान आयु तो कितनी होगी, 80 माइनस में x होगी। और 10 साल के बाद आसमा की आयु कितनी होगी, x प्लस में 10 होगी, और आसमा के दादा की आयु कितनी होगी, 80 माइनस में x प्लस 10, और 90 माइनस x। तो जब हम इसे जो है हल करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन भी आएगा, तो ये होगी 10 वर्ष। उसके बाद है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या आपने बतानी है कैसे चल रही है ये। और इसको देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी 16। अब यहाँ पर इनका जो एक किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो कैसे है, जैसे 64 है तो क्या है 8 का वर्ग है और प्लस में ये जुड़ जाएगा 12, तो 12 और 8 कितने होते हैं 20। ऐसे यहाँ पर है ये कितना है 7 है, 7 का वर्ग प्लस में 17 कितने हो जाएंगे 24। ऐसे ही यहाँ पर जब हम 16 का करेंगे कितना बनेगा 4, और 4 ये तो कितना हो जाएगा 8। तो इस फॉर्मेट में जो यहाँ पर बन रहा है वर्ग और प्लस में जोड़ रहा है। उसके बाद नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इस संख्या बतानी है कौन से वाली यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर जो इसमें संख्या आएगी ऑप्शन ए वाली 183। अब ये जो है यहाँ पर कौन से क्रम में चल रहा है, 118 में जब हम 11 जोड़ेंगे 129 आएगा, 129 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 141, 12 में फिर 13 154, और इसमें फिर 14 168। ऐसे ही 14 के बाद फिर हम 15 जोड़ेंगे, 15 जोड़ने के बाद कितना आएगा
183, 8 और 5 13, 6 7 8, तो 183 जाए आएगा। उसके बाद है नीचे कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। आपको कथन सत्य मानते हुए चाहे वह असमानता ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत हो तो आपका निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है। सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो वैसे ही इसको भी आपने डायग्राम इसका कुछ बना लेना है। जैसे सभी पोस्ट कार्ड क्या है, लिफाफे हैं। सभी पोस्ट कार्ड क्या है, लिफाफे हैं। कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, कोई भी क्या है, लिफाफा कागज नहीं है, क्योंकि ये कोई भी नहीं है मतलब ना तो थोड़ा सा है ना ज़्यादा है, अलग है, तो क्या है, कागज है। तो इस फॉर्मेट में बनेगा। अब यहाँ पर इसका निष्कर्ष है कि कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं और कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो ये सही है। अब इसमें देख लेते हैं कौन से वाला हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। एक और रह गया है, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है। तो कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो कौन से वाला बनेगा इसमें, जो ऑप्शन सी में है। तो निष्कर्ष 1 और 2 3 सभी निकलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अपनी जगह सही हैं। तो इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। उसके बाद उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से है। सुवास, सुगंध, शहद। और इसमें देखें तो कैसे बनेगा। जैसे सुवास है, सुवास सुगंध होता है, ऐसे ही शहद, शहद में क्या होती है, मिठास। उसके बाद है नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 8 27 64 125 343। अब यहाँ पर भी देखें तो क्या है, वर्ग घनमूल वाला जो चल रहा है। जैसे 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे 3 3 9 3 27, और ऐसे 4 का है, 4 चौके 16 चौके 64, ये 5 का है, 5 5 5 25 5 125, ऐसे 6 का है, 6 6 36, 6 का 216, और ऐसे ही 7 का है, 7 7 49 7 343। तो इस प्रकार से जो क्रम है यहाँ पर ये चल रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद यदि जमा को भाग माइनस को गुणा में बदल जाता है और भाग को माइनस, गुणा को जमा में बदल जाता है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। बोर्ड मास वाला आपने नियम इसमें लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस, और उसी के अनुसार आपने इसको हल करना है। पहले भाग, गुणा, जमा और माइनस, और इस क्रम में जब हम इसे करेंगे हल तो ऑप्शन सी वाला इसमें आएगा 131। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सामान्य हिंदी से जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो 2 व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन, अलपप्राण, महाप्राण या फिर अंतस्थ व्यंजन, तो इनको जो कहा जाएगा, जो ऑप्शन ए में है, तो इनको कहा जाएगा संयुक्त व्यंजन। जैसे क्षा है, क्षा, जब हम इसे लिखते हैं तो का और सा, इनकी क्या है, आवाज़ आती है का और सा की, तो इनसे मिलकर बनते हैं ऐसे त्रा, त, र, ऐसे ज, ज और या, तो इनसे मिलकर बना है। ऐसे सरा, स और र, इनसे मिलकर बना है। उसके बाद अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द है, तो यहाँ पर एक अशुद्ध है, गलत है, कौन सा है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है ददीची, यही क्या है यहाँ पर, तो इसको क्या है यहाँ पर जो दघीची आया है, जबकि दधीची होता है।
दधीची। उसके बाद है अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। जब इनका हम संधि विच्छेद यहाँ पर देखेंगे तो अति प्लस में उत्तम, क्योंकि ये जो ई है इसको या होता है, ई को या, उ को वा, री को रा, यण जो संधि है उसका अंतर्गत ही आता है, तो ये वाला इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये इस प्रकार से तीन होते हैं। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है जलज। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर नीरज है, नीर प्लस में जा, दो शब्दों के योग से बना है, नीर का अर्थ जल और जा का अर्थ उत्पन्न होना। ऐसे जलज है, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे बहुब्रीहि समास होता है तो सेम ये भी वैसा ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जलद और जलज। इसमें जो सही बताना है कौन सा है, जलद और जलज। और सही जो ऑप्शन बी वाला है, जलद मतलब बादल और जलज मतलब कमल। उसके बाद है निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। तो ये मुहावरा जो इसका अर्थ बताना है, जैसे दांत काटी रोटी होना, तो गहरी दोस्ती होना, प्रेम संबंध होना, धोखा देना या दुश्मनी होना। तो ये जो दांत काटे रोटी जो है इसका बताना है और इसका जो रहेगा जो ऑप्शन ए में है, तो इसको कहा जाता है गहरी दोस्ती होना। उसके बाद वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो ये जो यहाँ पर रेखांकित जो आपको दिखाई दे रहा है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को बताना है कि ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर ये संज्ञा है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है और इसको जो माना गया है जो ये एक अव्यय के रूप में यहाँ पर आया है, अर्थात ये समुच्चय बोधक अव्यय है जो शब्द दो शब्दों वाक्यांश शब्दों को जोड़ते हैं, तो उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय या फिर योजक कहते हैं। नेक्स्ट है पंजाब शब्द में एक समास है, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। पंजाब, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में है द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची माना गया है, 5 जो नदियाँ हैं उनके लिए। जैसे त्रिलोक होता है, चौराहा होता है, नवरत्न होता है, तो ऐसे ही पंजाब है, 5 आबों का समूह है। नेक्स्ट है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया उपवाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा जो आया है ये क्या है, और ये जो है एक क्रिया उपवाक्य इसको माना गया है। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर वाक्य है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें घर जाऊंगा क्या है, एक संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, छेका, श्लेष, वक्रोक्ति या उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है तो उसको जो कहा जाएगा श्लेष अलंकार उसको कहा जाता है। जहाँ शब्द एक होगा उसके अर्थ कई निकलेंगे, कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है किंतु पंक्ति में प्रयुक्त उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो या जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समवन सा हिम पिक अप ए गन। तो इसको आपने पैसिव वॉइस या उसमें देखना है
और पैसिव वॉइस में जब बनेगा तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बनेगा, ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन बाय समवन। एक्टिव वॉइस जो है सिंपल सेंटेंस का है और उसका पैसिव वॉइस जाए स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका बना है, जैसे सब्जेक्ट है और प्लस में वाजवर, वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय, तो इस प्रकार से बना है। उसके बाद है यहाँ पर चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसको आपने बदलना है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है इसमें बी वाला, फ्रास्कट गीता वेदर शी कुड लैंड हिम ए 100 रुपी until the next day, tomorrow the next day। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट, तो कौन सा टेंस है ये? तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट पास्ट कौन से वाला है? और यहाँ पर जो आया है इसमें ऑप्शन बी वाला आया है, तो किसका है ये? पास्ट कंटिन्यूज का टेंस है। सब्जेक्ट वाजवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाजवर और आईएनजी। उसके बाद है यहाँ पर सही जो वर्ड है वो कौन से वाला है, और यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन बी वाला है, यह है लक्षाधिपति मिलेनियर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर विच कंटेंस इन एरर, तो एरर वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, मोहन आइज रिफ्लेक्ट ए होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, नो एरर, तो ऑप्शन ए जो है इसमें माना गया है। मोहनाज जो है इसके स्थान पर क्या आएगा? मोहन्स आएगा, MOHAN और S, तो ये आएगा, क्योंकि मोहन का पैसिव बनाने के लिए मोहन पर S जाए लगाया जाता है। उसके बाद है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट, तो यहाँ पर विपरीतार्थक आपने बताना है, इस वर्ड का विपरीतार्थक क्या बनेगा? अल्पकालीन, अंतरिम, तो इसका जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा ये, अल्पकालीन मतलब परमानेंट, स्थायी जिसे कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो ये जो वर्ड है यहाँ पर अमेंडन, छोड़ देना, त्याग देना या प्रत्याग कर देना, तो इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला, forsake। नेक्स्ट है यहाँ पर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोवर्ब अंडर लाइन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स यूज द सेंटेंस। व्हाट डज द आइटम द प्रोज मीन्स, प्रोज एंड कॉन्स मीन, तो इनका जो यहाँ पर अर्थ जो आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, आर्गुमेंट्स यूज्ड बाय एंड अगेंस्ट ए थिंग, तो ये जो पक्ष विपक्ष जो इसका अर्थ, ये ऑप्शन बी जो है इसके साथ सही माना गया है। तो क्या है, एक मुहावरा जो है, मुहावरा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। देयर इज बोथ सेक्रेटरी एंड द मॉडर्न वर्ड, और यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन सी वाला, तो ये आएगा प्लेंटी, एडजेक्टिव बहुतायत, और सिक्योरिटी अभाव, अल्पता या न्यूनता, इसका अर्थ होता है
तो अपोजिट है यहाँ पर पूछा गया, तो प्लेंटी इसका बनेगा, प्राचुर्य या बहुतायत। उसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब फ्रेज। रानी सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours when I arrived। तो ये 2 hours और बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग है यहाँ पर। तो ये कौन से टेंस में बना है वाक्य, और ये जो बना है ऑप्शन बी में बना है पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे आईएनजी लगा हो तो मतलब काम चल रहा है, कंटिन्यूस। तो किस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यहाँ पर हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध हुआ था। स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, या फिर इन सभी के द्वारा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला है, इन सभी को द्वारा। स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, पदक लौटाकर और कमेटी बनाकर। नेक्स्ट है 18 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण अन्य रियासतों से सैगुना मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना, या फिर ये सभी। तो 18 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण, और इनकी पराजय का जो कारण है जो ऑप्शन डी में है, तो इन सभी का होना। तो हरियाणा में 18 का जो विद्रोह था ये 26 मार्च को 36वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था, और इस क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण जो ये सारे माने गए हैं। उसके बाद है हरियाणा भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है श्री दयाचंद मायना, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र, सोनू निगम को। तो हास्य व्यंग्य के लिए इनमें से कौन जान जाते हैं, और ये है ऑप्शन बी वाले सुरेंद्र शर्मा। और 29 जुलाई 1945 को हरियाणा के नागल में इनका जन्म हुआ था, और 2013 में इन्हें पद्मश्री जो सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, और इस समय जो है वर्तमान में हिंदी अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष है। उसके बाद है इनमें से श्री चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था श्याम सतसई, तिरिया के मसमून, पृथ्वीराज रासो, ये सूरसागर। तो चंद्रबरदाई जो है इनके द्वारा लिखा गया था, और ये था ऑप्शन सी वाला पृथ्वीराज रासो। तो ये जो चंद्रबरदाई जो है भट्ट हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि और पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। चंद्रबरदाई भट्ट का जन्म जो लाहौर में हुआ था, और बाद में वे अजमेर दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज के सामान्य सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए। और इससे जो उनका जो अधिकांश जीवन था वो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था, और वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहे थे। चंद्रबरदाई जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो को माना गया है। उसके बाद है सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम, अम्बाला, रोहतक या फरीदाबाद में। तो सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर है हरियाणा में, और ये है ऑप्शन ए गुरुग्राम में, और यहाँ पर शीतला माता जैन का मंदिर भी है। उसके बाद है फेल्गो टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, पानीपत, कैथल, भिवानी, हिसार, और यह ऑप्शन बी कैथल में। उसके बाद है पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है, और यह है ऑप्शन बी वाला कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है, काली है, चिकनी है, पीली है या चट्टानी है। तो हरियाणा का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पर जो है ऑप्शन डी में रहेगा, तो पहाड़ होते हैं और वह चट्टानी मिट्टी वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद है हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है सिर्फ एक को छोड़कर। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लगी है सिवाय पंचकुला, करनाल, यमुनानगर या पानीपत। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि पंचकुला दूसरी साइड में है। पंचकुला जो है हिमाचल से लगता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर या मार्च। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, तो ये जनवरी का महीना है। उसके बाद यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है, तो यमुना नदी के साथ यमुनानगर, पानीपत, रोहतक या सोनीपत।
और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, क्योंकि रोहतक जो है अलग साइड में है, ये तीनों एक साइड में है। और यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की मध्य सीमा बनाती है और उसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदर पहुँच की जो श्रेणी है वहाँ से माना गया है। सहायक नदियों की बात करते हैं इसमें केन, बेतवा, चंबल, टोस, हिंडन इनको माना गया है। उसके बाद है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो कौन सी है, और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये यमुना नदी है। उसके बाद हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी आयुक्त, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या विकास अधिकारी। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो ये विकास अधिकारी। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग इनमें से एक नहीं है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, न्याय सामान्य समिति या वित्त लेखा परीक्षण आयोजना समिति। तो ये पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का एक भाग नहीं है, जो ऑप्शन ए में है, स्वास्थ्य और कल्याण समिति। उसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है। मतदाताओं की सूची तैयार करना, झूठी घोषणा करना, चुनावी विभाजन या इनमें से कोई सब नहीं। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में ऐसे कौन सा प्रावधान संबंधित है, और यह है ऑप्शन ए वाला, मतदाताओं की सूची तैयार करना। नेक्स्ट है एपीएससी। एपीएससी का मतलब क्या होता है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। गतिहीन खेती, गहन खेती, खेती को स्थानांतरित करना या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, और यह कहा जाता है खेती को स्थानांतरित करना। उसके बाद हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की कुल संख्या कितनी है। 17 है, 18 है, 19 है या फिर 20 है। और इनकी जो संख्या है ये ऑप्शन डी में रहेगा, तो कितनी है, ये 18 है। उसके बाद है भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा क्षेत्र किस कारण खारा होता जा रहा है। तो भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग कौन से कारण से खारा होता जा रहा है। अधिक सिंचाई, लगातार एक ही फसल की खेती करना, निरंतर फसल बोई करना या अधिक उर्वरकों का उपयोग करना। तो इन सब का जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन ए में माना गया है, अधिक सिंचाई के कारण। अधिक सिंचाई से मिट्टी में जड़ क्षेत्र के पास ऑक्सीजन की जो असमानता वो हो जाती है, और अतिरिक्त पानी पौधों पर अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है, जिससे उनके पानी का सेवन प्रभावी रूप से कम हो जाता है। और अत्यधिक जो सिंचाई है उससे पौधों की जड़ें डूब जाएंगे और उनका समग्र विकास भी प्रभावित होगा। आपने देखा भी होगा, अगर कोई निचला क्षेत्र है वहाँ पर अगर ज़्यादा वर्षा हो जाए तो जो भी फसल है वो ख़राब हो जाती है, सूखने लग जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है। सोनीपत, पानीपत, हिसार, रेवाड़ी। और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, कौन सी है, ये रेवाड़ी है। उसके बाद हरियाणा में पहला कागज़ का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था। 1959, 39, 49 या 1929 में। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो ये होता है वर्ष 1929 में। जमनगर जो है वहाँ पर है एक पेपर मिल। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय
किस नगर में है? करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ या हिसार में? तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर है ये? हिसार में है। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1970 में, और एशिया के सबसे बड़े विद्यालयों में से है ये। उसके बाद है करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? और यह है ऑप्शन सी में, कल्पना चावला जो है इनके नाम से। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हरियाणा के किस विद्यालय की नींव रखी थी? तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये रखी गई थी ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र की। कब? वर्ष 1956 में। जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका की शुरुआत की थी, ये कौन से थे? पंडित नेकीराम शर्मा, भगत सिंह, विशंबरनाथ कौशिक या तुलसीराम शर्मा? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला है, तो ये थे पंडित नेकीराम शर्मा। संदेश नाम एक पत्रिका थी सन 1930 में। संदेश समाचार पत्र। उसके बाद है मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक प्रजनन केंद्र है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यह जो पंचकुला यहाँ पर कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो मोरनी प्रजनन केंद्र। और किनका है? नीले मोर, चिंकारा, तितर, भारतीय गिद्ध। तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है, ये गिद्ध वाला है, भारतीय गिद्ध। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र भारतीय गिद्ध के प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले किस मंत्री के पास हैं? और ये जो मामले हैं इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो रामविलास शर्मा इनके पास। विपुल गोयल जो इनके पास है उद्योग, वाणिज्य, पर्यावरण, औद्योगिक प्रशिक्षण। रामविलास शर्मा शिक्षा और भाषा, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, चुनाव, संसदीय कार्य, पुरातत्व संग्रहालय। और जो बनवारी लाल है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अक्षय ऊर्जा, ये इनके पास है। उसके बाद है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 8 मार्च 1972, 76, 66, 75, और ये होती है ऑप्शन बी 8 मई 1976 को। उसके बाद है हरियाणा फिल्मों के सफल नायक इनमें से किन्हें माना गया है? देवीशंकर प्रभाकर, जाखड़, अनूप सिंह या सुनील दत्त को? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाले हैं, देवीशंकर प्रभाकर। और उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, अमेला ये कौन से स्थान पर लगता है? और ये लगता है पिंजौर में। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।